हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं एनआईएस का ब्लॉक है 501 है, इसकी जो यूनिट थर्ड है उसको हम करेंगे। इस यूनिट में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का बताया गया है कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं आपके एनआईएस में, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट है तो मैंने सोचा मैं इसी से कवर अप कर देती हूँ आप लोगों का। अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जब हमारी फ्रीडम मिली थी, मतलब हमको जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी ना, उसके बाद 1947 में भारत के लिए संविधान बनाना शुरू कर दिया गया था एक तरीके से। तो उस टाइम पे हमारे पास ना ज़्यादा संसाधन नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सारा लूट-पाट मचा रखा था और बँटवारा हो गया था। सारी चीज़ें उस टाइम पे बिल्कुल, मतलब आर्थिक संकट एक तरीके से होता है ना, तो वो बना हुआ था भारत में। इसलिए उस टाइम पे ज़्यादा संसाधन नहीं थे हमारे पास, पैसे भी नहीं थे, जिसकी वजह से जो शिक्षा का अधिकार था ना, तो जो संविधान निर्माण करने वाले लोग थे, उन्होंने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं दिया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उस समय जो शिक्षा का अधिकार था अनुच्छेद 45 में उन्होंने उसको डाल दिया। और जो अनुच्छेद 45 है वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। मतलब राज्य पर डाल दिया कि जो राज्य है वो अपने राज्य में सभी नागरिकों को, जो सभी बच्चे हैं उनको शिक्षित करने का जिम्मा लेगा, उनको शिक्षित करेगा। तो अनुच्छेद 45 में डाला गया था उस टाइम पे। और किस में डाला था, डीपीएससी में। डीपीएससी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में डाला गया था उस टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ, और कहा गया कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक है ना, अनुच्छेद 45, वो 10 साल के अंदर सभी को 14 वर्ष तक क्या किया जाएगा, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये बात उस टाइम पर जो संविधान निर्माता लोग थे, बड़े बड़े जो हमारे थे, उन्होंने बात ये तय करी थी कि 10 वर्षों के अंदर अंदर ये चीज़ें हम प्राप्त कर लेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। कौन कराएगा, वो भी राज्य कराएगा नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि आर्थिक संकट बना हुआ था, ज़्यादा संसाधन नहीं थे हमारे पास, तो क्या हुआ, गरीबी थी बहुत ज़्यादा, बाल श्रम था क्योंकि पैसे थे नहीं, भुखमरी हो रखी थी। तो लोग अपने बच्चों को भी क्या करते थे, कार्य में ही अपने लगा लेते थे, ताकि कहीं ना कहीं से उनका भरण पोषण उनको खाने के लिए मिल जाए। बाल श्रम था, असमानताएं थी, वही असमानता कि लड़कियों को घर का काम सिखाया जाए, स्कूल ना भेजा जाए, लड़कों को स्कूल बाहर भेजा जाए, वो असमानताएं थी। ऊंच नीच कास्ट को लेकर, जाति को लेकर था। और अपर्याप्त जो थे संसाधन थे, सही तरीके से उस टाइम पे स्कूल भी नहीं थे। आज के टाइम पे जितनी फैसिलिटीज़ है, सुख सुविधाएं हैं स्कूल से जुड़ी हुई, उस टाइम पे सारी चीज़ों की कमी थी। तो ये सारी कमियां थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से ये जो 10 वर्ष की बात करी गई थी ना, किस अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा दी जाएगी, वो 1960 तक भी हासिल नहीं हो पाई थी उस टाइम पे। तो इसके बाद क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, बहुत सारे कदम उठाए ताकि ये वाली हम प्राप्त कर ले, सभी को हम निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष तक कम से कम दे पाए। तो इसके लिए सरकार जो थी ना उस टाइम पे, उन्होंने क्या करा, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, जिसमें शिक्षा पे भी जोर दिया गया। शिक्षा नीतियां बनाई गई, 1968 में बनाई गई पहली शिक्षा नीति, फिर 86 वाली 1986 में, फिर 1992 में कार्यक्रम आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाया गया था 1987 में चलाया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा जो था वो कार्यक्रम भी लाया गया, जिसको हम डीपीईपी बोलते हैं। ये आया था 1994 में।
सर्व शिक्षा चलाया गया अभियान 2001 में चलाया गया था। ये सभी सरकार की तरफ से प्रयास किए गए कि सभी बच्चों को कम से कम 14 वर्ष की 6 से 14 वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो ये सारे ही कदम उठाए गए थे और इन कदमों से कहीं न कहीं सरकार को फ़ायदा हुआ। कहीं शिक्षा में थोड़ी अच्छी स्थिति देखने को मिली थी। इसके बाद क्या हुआ, देखिए इन प्रयासों से कुछ हद तक शिक्षा दर में वृद्धि हुई, परंतु सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का सपना अभी भी अधूरा ही रह गया था। जो हमारी सार्वभौमिक शिक्षा का जो सपना था ना कि हाँ सार्वभौमिक सभी बच्चों को भारत में शिक्षित किया जाएगा, कहीं ना कहीं वो अधूरा रह गया था। इतने कार्यक्रम चलाने के बाद भी वो प्राप्त नहीं हो पाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी। माँ बाप नहीं भेजते थे किसी के, या किसी के घर में उतनी नॉलेज जागरूकता नहीं थी शिक्षा को लेकर, लड़के लड़कियों में भेदभाव, लिंग को लेकर, जाति को लेकर, तो ये चीज़ें चलती आई थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सलाइजेशन का सपना जो था एजुकेशन का वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो आप लोग इसमें से जो है ना, ये जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया, तो इसका ईयर याद रखिएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम इसका कब आया, तो ये भी याद, सन मतलब याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनसे फ्रेम होते हैं एग्जाम में। लास्ट टाइम इसका ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट हुआ था, इसका पूछा गया था, तो 1987 में शुरू किया गया था। इसका आप लोग याद रखना। इनमें जितने सन है ना उनके अच्छे से रट लेना एक तरीके से आप लोग। इसके बाद ये अधूरा रह गया। फिर क्या बात हुई देखते हैं हम लोग। उसके बाद ना 1993 में क्या हुआ, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एक मामला आया था। इस मामले को आप लोगों को ज़्यादा डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि कब आया था, 1993 में आया था। कौन सा मामला था, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला था। ये मामला जो है ना काफ़ी चर्चित रहा था उस टाइम पे, शिक्षा को लेकर रहा था, और ये सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया था। इस मामले पे क्या हुआ था कि जो हमारा शिक्षा का अधिकार है ना, वो आर्टिकल अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया, और यह ऐतिहासिक साबित हुआ। ये जो मामला था ना आया, तो इसने सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, जिसकी वजह से जो शिक्षा का अधिकार अभी तक नीति निर्देशक में था, अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 45 में था, वो अब क्या हो गया था, अनुच्छेद आर्टिकल 21 में जो हमारा जीवन का अधिकार है, अनुच्छेद 21, उसमें शिक्षा के अधिकार को शामिल कर दिया गया। क्या हुआ, इसी मामले के आधार पर 2002 में क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 21 जोड़ा, आर्टिकल जो है 21A जोड़ा गया। मतलब 2002 में क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया, और जो आर्टिकल 21 था ना, आर्टिकल 21 जो था हमारा, उसमें आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। इस 21A में क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि जो बच्चे हैं ना 6 से 14 वर्ष साल के, वो बच्चे अब क्या होंगे, उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और इसके तहत ही जो हमारा पहले डीपीएस मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत में आता था शिक्षा का अधिकार, अब वो क्या बन चुका था, मौलिक अधिकार बन चुका था। तो इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा था, तो आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया, तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। और इससे पहले जो आर्टिकल था वो अनुच्छेद 45 था, जिसमें इस 6 से 14 साल अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही जाती थी। लेकिन उन्नीन कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य जो मामला था, उसके तहत अब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद
21A को जोड़ा गया और इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षित करने का प्रावधान किया गया था। और जो अनुच्छेद 45 था ना पहले, जिसमें ये शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा था, अब उस अधिकार में भी क्या हुआ, संशोधन किया गया और कहा गया कि जो बच्चे 6 वर्ष तक के हैं ना, उन बच्चों को ईसीसी शिक्षा दी जाएगी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है ईसीसी, जो आप लोगों ने सुना होगा। प्री प्राइमरी बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी वाले, उन बच्चों को क्या करी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। और ये जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, राज्य पर डाल दी गई उस टाइम पे। तो अनुच्छेद 45A की बात अनुच्छेद 21A में जोड़ दी गई और अनुच्छेद 45 में क्या कर दिया गया, तो 6 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उनको ईसीसी की शिक्षा दी जाएगी और राज्य उस पर कार्य करेगा। देन इसके बाद आया था आप लोगों का अनुच्छेद नंबर 51K आया। 51K अनुच्छेद में यही कहा गया है कि जो हमारे माता पिता है ना, अभिभावक हैं, उनका ये मौलिक कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को क्या करें, शिक्षा दिलाएं। मतलब जो हमारे माता पिता हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका ये मौलिक कर्तव्य बन जाएगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए उनको स्कूल भेजें। ये नहीं कि उनको अपने साथ कार्य या कारखाने, फैक्ट्रियों में काम करवाने ले जाए या घर का काम करवाए, नहीं, उनको शिक्षित होने के लिए उन्हें स्कूल में भेजें। तो ये प्रावधान किए थे। ये तीनों ही आर्टिकल बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था ना 1986 वाला, मतलब 2002 का 86वां, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना। इसके बाद क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार भी आया, राइट टू एजुकेशन जिसे बोलते हैं, आरटीआई एक्ट, ये आया 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था इस आर्टिकल को। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जो पहले अनुच्छेद आर्टिकल 45 में हमारा 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान था, लेकिन 1993 में क्या हुआ, उन्नयन बनाम आंध्र प्रदेश का मामला आया, जिसके तहत क्या किया गया, 2002 में 86वें नंबर का क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया। 86वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 21 में क्या किया गया, आर्टिकल नंबर 21A को जोड़ा गया और क्या कर दिया गया, कहा गया कि ये हमारा अब जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या है, मौलिक अधिकार बन गया है, जो कि पहले नीति निर्देशक था। इसके बाद जो आर्टिकल नंबर 45 था, अनुच्छेद 45 में क्या कर दिया गया, इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं ना 6 वर्ष तक, उनके लिए ईसीसी का प्रावधान किया गया। मतलब जो नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी होती है, वो कहा गया कि इसमें उन बच्चों को शिक्षित किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी जो होगी वो राज्य की होगी। देन इसके बाद आर्टिकल नंबर 51A में कहा गया कि इसके तहत जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स क्या करेंगे, माता पिता, अभिभावक जो कहते हैं हम, गाइडेंस, जो संरक्षक कहते हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। ये इनका क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ये सारी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस यूनिट में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। इससे पहले जो मैंने रिपोर्ट और कमेटी वाली करवा रखी है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों की, तो वो भी आप लोग जरूर करिएगा। इसके बाद क्या हुआ, जो हमारे यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन था, उसमें अब हम सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा और उसकी महत्वपूर्णता के बारे में पढ़ते हैं। जो सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ क्या रहा था, सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ रहा था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, सभी बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण क्या करी जाएगी, शिक्षा प्रदान करी जाएगी। और ये सरकार के द्वारा बिल्कुल ही मुफ्त होगी सभी बच्चों के लिए जो 6 से 14 साल के
है ताकि सभी शिक्षित हो जाएं। और इसमें जो सार्वभौमिक का अर्थ लिया जाता है ना, वो ये है कि सभी बच्चों तक पहुंचना, मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिस तक पहुंच ना हो किसी भी कारण से, चाहे उनके माता पिता कैसे, उनकी माता पिता उनको नहीं शिक्षित करना चाहते तो उनको जागरूक करिए शिक्षा के प्रति, वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। चाहे बच्चा लड़की हो या लड़का हो, कोई सा भी लिंग हो, कोई धर्म हो, कोई भी भाषा हो, चाहे बच्चा गरीब हो या किसी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति से आता हो, अमीर हो, क्या करेगा, सभी को शिक्षित किया जाएगा। कितना भी गरीब बच्चा हो, झुग्गी झोपड़ी का बच्चा हो, उसे भी शिक्षित किया जाएगा। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से है तो उसे शिक्षित करने का कोई अधिकार नहीं है, ये बात का नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि कोई भी कितना भी गरीब हो उसको भी फ्री निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ताकि वो अपने सार्वभौमिक शैक्षिक वो कर सके, जो सार्वभौमिक शिक्षा है ना, उसको, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार सफल हो सके। इसलिए ये प्रावधान सरकार ने किए कि कोई भी हो, कोई भी बच्चा हो, सभी तक पहुंचना चाहिए, वो चाहे वो किसी भी जाति, लिंग, धर्म, भाषा एवं सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का हो। इसके बाद कहा गया, भारत में प्राथमिक शिक्षा 2 चरणों में बाँटी गई। जो हमारा भारत है ना, उसमें प्राथमिक शिक्षा को 2 चरणों में बाँटा गया था। पहला था प्राथमिक स्तर, जिसमें कक्षा जो क्लास है ना, वो पहली से 5वीं तक, 1st to 5th आती है, प्राइमरी लेवल। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, इसमें 6 से 14 नहीं होगा, 6 से 11 तक की जोड़ सकते हो आप लोग। इसमें जो था 6 से 11 वर्ष तक आते हैं बच्चे, और जो उच्च प्राथमिक सेकेंडरी एजुकेशन है वो कक्षा 6ठी से जो 7वीं तक है, आप 7वीं नहीं 8वीं तक होगी, ये 1 मिनट, ये कक्षा 8वीं तक के बच्चे के लिए होती है, जो 6 से 8 तक बच्चे आते हैं और जिनकी उम्र 11 से 14 वर्ष होगी, उनमें विभाजित की गई है। तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के 2 चरण कौन से हैं? तो प्राथमिक स्तर है प्राइमरी, जो क्लास पहली से 5वीं तक है, और उच्च प्राथमिक स्तर जो है सेकेंडरी लेवल, जो वो कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है, तो वो 6 to 8 क्लास तक है। और बहुत बार ना एज को लेकर पूछ लिया जाता है, 6 से 11 साल के बच्चों को कौन सी क्लास में शिक्षा मिलती है, तो 6ठी से 5वीं तक के बच्चों को मिलती है, जो प्राथमिक स्तर पर आते हैं। और 11 से 14 साल के बच्चों को कौन सी कक्षा तक शिक्षा दी जाती है, तो 6ठी से 8वीं तक की दी जाती है, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर आते हैं। इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं लास्ट प्रीवियस ईयर। इसके बाद है जो यूईई का फॉर्म मैंने ऊपर बता दिया है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सार्वभौमिकरण प्राथमिक शिक्षा का। तो इसके कितने आयाम हैं? 3 आयाम है। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम है तो चलता है, लेकिन कई बार होता है ना कि जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें डायरेक्ट पूरा शब्द ना लिख के, सार्वभौमिकरण ना लिख के, शॉर्ट फॉर्म यूईई लिख के आपको दे देंगे, और उसका क्वेश्चन बना दिया जाता है कि उसके कितने आयाम हैं, तो आप लोग उसे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। तो इसके कितने हैं? 3 आयाम है। कौन से हैं? पहला है सार्वभौमिक पहुंच, यूनिवर्सल असेस, मतलब सार्वभौमिक पहुंच में है कि हर बच्चे की स्कूल तक क्या हो? पहुंच हो, हर बच्चे की क्या हो? स्कूल तक पहुंच हो, ये सार्वभौमिक पहुंच के अंतर्गत आता है। आरटीआई एक्ट के अनुसार क्या कहा गया है, तो जो प्राथमिक विद्यालय है ना, प्राइमरी लेवल है 1st to 5th क्लास तक, उसमें क्या होगा, जो बच्चे का घर होगा ना, स्कूल उसके घर से 1 किलोमीटर के एरिया के बीच में होगा।
प्राथमिक स्तर पर 1st to 5th क्लास तक बच्चे का जो स्कूल होगा उसके घर से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा। और उसके बाद जो उच्च प्राथमिक स्तर है, सेकेंडरी लेवल जो है वो 6 to 8 बोला जाता है। 6 to 8 उसमें जो बच्चे आते हैं ना, उनका स्कूल जो है उनके घर से 3 किलोमीटर की एरिया के अंदर होगा। 3 किलोमीटर एरिया के अंदर का होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि आरटीआई एक्ट के अनुसार प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उनका कितने किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर। या ये ऐसे कह देगा कि पहली से 5वीं तक के जो स्कूल हैं उन बच्चों का स्कूल उनके घर से कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर। और जो उच्च प्राथमिक स्तर होते हैं, सेकेंडरी लेवल है, उनका स्कूल उनके घर से कितनी दूरी के अंदर होना चाहिए, तो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है दूसरा जो आप लोगों का है, पहला तो हमारा था सार्वभौमिक पहुंच, दूसरा आ जाएगा पहलू आयाम सार्वभौमिक नामांकन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट। यूनिवर्सल एनरोलमेंट का अर्थ है कि सभी बच्चे क्या करेंगे, विद्यालय में प्रवेश लेंगे या उनको विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा, जैसे भी हो। चाहे टीचर्स को घर जा जा के सबको जागरूक करना पड़े शिक्षा के प्रति, तो वो इस चीज़ को करेगा। और बच्चों से क्या किया जाएगा, बच्चों से कोई भी लिखित या मौखिक साक्षात्कार नहीं किया जाएगा, ताकि बच्चा डर ना हो। बच्चे के साथ कोई भी उससे सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे। ये आरटीआई एक्ट में भी कहा गया है कि बच्चों का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही माता पिता का किया जाएगा। तो बच्चों से कोई नहीं किया जाएगा। और बच्चा चाहे बच्चे का लिंग कुछ हो, जाति कुछ हो, धर्म भी, सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, कोई भी आधार बच्चे की शिक्षा में या नामांकन में, स्कूल के प्रवेश में बाधा नहीं बननी चाहिए। बच्चे की इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के बच्चों को स्कूल में एडमिशन देना है। इसके बाद जो तीसरा आयाम है ना, वो है सार्वभौमिक स्थायित्व, यूनिवर्सल रिटेंशन। स्थायित्व आप देख लेना। इसके बाद है, इसमें कहा गया है कि ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे सिर्फ स्कूल में ना अपनी शिक्षा प्रवेश ना लें कि स्कूल में आ गए और बात खत्म, नहीं, इतना नहीं। ये भी ध्यान रखना है कि जो बच्चा स्कूल में प्रवेश ले रहा है वो अपनी पूरी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करे। 6 से 14 साल तक पूरी की पूरी जो भी उसको शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है वो उसको पूर्ण करके ही जाए। ये नहीं कि वो बीच में ही छोड़ के चला गया, पहली कक्षा पढ़ा, दूसरी में छोड़ दिया या 5वीं में छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूरी शिक्षा करे 6 से 14 साल, मतलब पहली क्लास से 8वीं तक की वो पूरी शिक्षा अपनी करके ही निकले। जो ड्रॉप आउट होते हैं, मतलब ड्रॉप आउट का मतलब यही होता है कि बच्चा ने पहली क्लास पढ़ा और दूसरी में जाके छोड़ दिया या 5वीं में जाके छोड़ दिया। ड्रॉप आउट और असफलता की प्रवृत्ति समाप्त करना, ये भी इसका लक्ष्य था। ये इसके आयाम थे और मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। आप लोग एक बार और रिवाइज कर लेना अच्छे से आप सब। देन इसके बाद कहा गया कि जो यूई है उसकी अवधारणाएं क्या क्या थी, मतलब क्या क्या इसके थ्रू प्राप्त करने की कोशिश करी गई और क्या किया गया। तो पहला है, संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का सबसे बड़ा अनुच्छेद 45 और 21 ए जोड़ा गया, और इसी में 51 के भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू इन तीनों ही आर्टिकल में कहा गया कि जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षित करा जाए। 45 में 6 वर्ष के बच्चों को कर दिया गया था, और 21 से जो मौलिक अधिकार बन गया था हमारा शिक्षा का, उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को कर दिया गया था। और इस वाले में माता पिता की जिम्मेदारी बन गई थी कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। देन उसके बाद है, लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु। लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, अगर कोई नागरिक शिक्षित नहीं है तो वो क्या जाने उसके अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। इसीलिए ज़रूरी है कि सभी बच्चे शिक्षित हों और वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति ज्ञान रखते हों, उनको मालूम हो, उनको समझ हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत बनता है। इसके बाद है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास
तभी हो सकता है जब किसी देश के भी बालक हों या नागरिक हों वो शिक्षित हों। जब व्यक्ति साक्षर हो जाता है, जैसे हम भी क्यों कर रहे हैं, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा क्या होगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो हम अपनी आर्थिक स्थिति या हमारा विकास कैसे होगा। अगर हमारा विकास भी नहीं होगा तो हम अपने देश का विकास कैसे कर सकते हैं। बेरोजगारी बढ़ेगी, उससे क्या बढ़ेंगी, अपराध बढ़ते हैं, चोरियां होने लगती है, मतलब अपना खाना पीने के लिए इंसान कुछ भी किसी भी लेवल पर जाके गिर जाता है। तो जरूरी है कि इंसान शिक्षित बने और अपना आर्थिक विकास करे। व्यक्ति का संसाधन उत्पादन, अगर व्यक्ति साक्षर है ना तो वो संसाधन के उत्पादन करेगा और नवाचार को बढ़ा सकता है। जैसे कि कोई भी शिक्षित व्यक्ति ले लो, नवाचार ले लो, कैसे करेगा। आप देख रहे विज्ञान के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा प्रगति हो रही, क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों के पास ज्ञान है, पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उनसे क्या हो रही है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। संसाधन इतने डेवलप हो गए, पहले बैलगाड़ी चलती थी, फिर पहिए चलाए गए, फिर ऐसे करते करते क्या हो गया, बहुत डेवलप हो गया। तो इससे क्या हुआ है, सबका आर्थिक विकास हुआ है। फिर इसके बाद है सामाजिक न्याय और समानता। जो हमारी सार्वभौमिकरण शिक्षा का लक्ष्य है ना, उससे क्या हुआ, सामाजिक न्याय और समानता भी अवधारणा आई है। कैसे, क्योंकि सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय यही होता है कि किसी भी समाज में व्यक्ति हो, चाहे ऊंचा समाज हो चाहे नीचा समाज हो, सबको क्या करना है, समान समझना है, सभी में समान संसाधनों का बंटवारा करना है, सभी को समान रूप से शिक्षित करना है। तो इस तरीके से सामाजिक न्याय और समानता का अधिकार भी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के तहत सामने आया, अवधारणा में शामिल हुआ। उसके बाद है बाल अधिकार। बाल अधिकार में जो हमारा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि हुई थी ना 1989 में, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन राइट टू चिल्ड्रन कन्वर्सेशन हुआ था। ये था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन, ये पूरी फुल फॉर्म है इसकी। ये 1989 में हुआ था, जिसमें बच्चों को जो शिक्षा है ना उनका मौलिक अधिकार माना गया था शिक्षा को, क्योंकि जो बच्चे हैं ना उनकी शिक्षा बहुत पीछे हो गई थी 2 वर्ल्ड वॉर से। तो जो यूनाइटेड नेशन है उसने भी बाल शिक्षा पर बहुत ही फोकस किया था। और इसी के तहत जो हमारा यूईई है ना, उसके तहत भारत जो है ना इन लक्ष्यों को पूरा करने का आधार बनाता है कि जो सारी चीज़ें अच्छी हो सके। तो अच्छे से आप लोग देख लेना, जो हमारा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा उसके आयाम 3 हैं। कितने आयाम हैं, 3 आयाम है। कौन सा है, पहला है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक क्या है, सार्वभौमिक पहुंच। पहुंच है, पहुंच में भी क्या है, जो प्राथमिक स्तर है उसमें 1st to 5th क्लास है, 6 से 11 साल के बच्चे, वर्ष के बच्चे। और जो हमारा 6 to 8 है उसमें 11 से 14 साल का बच्चों का है। उसके बाद जो दूसरा आयाम है वो क्या है, नामांकन का है, सार्वभौमिक नामांकन। सार्वभौमिक नामांकन में यही कहा गया है कि सबको उनकी जाति लिंग कुछ भी हो उसके आधार पर भेदभाव ना करके समान रूप से सबका नामांकन प्रवेश दिया जाए। तीसरा आयाम जो था वो क्या था, समान आपका नामांकन हो गया। और सार्वभौमिक जो तीसरा था वो था सार्वभौमिक स्थायित्व। स्थायित्व का होता है रिटेंशन, मतलब बच्चा ना बल्कि प्रवेश ले स्कूल में, बल्कि अपनी पहली से 8वीं तक की पूरी शिक्षा क्या करे, कंप्लीट करके जाए। और इस वाले में एक पॉइंट और कर देना कि जो बच्चे हैं ना, जो प्राथमिक स्तर है उसमें जो बच्चों का स्कूल होगा उनके घर से 1 किलोमीटर में होगा। और जो सेकेंडरी लेवल होता है, उच्च माध्यमिक स्तर होता है, उसमें बच्चों के घर से उनका स्कूल 3 किलोमीटर के अंदर होगा। ये आरटीआई के अनुसार बोला गया है।
तो ये आज आप लोगों की क्लास थी। होप सो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस क्लास से। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों का पूरा एनआईएस डालूंगी मैं। आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, नंबर इसी से आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।